नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चेस क्रिएटिविटी में। और आज हम अपनी कक्षा के अंदर जो हमारा परामर्श और निर्देशन का जो चैप्टर चल रहा है उसी से संबंधित हम यहाँ टॉपिक लेकर के आए हैं। तो उस पर हम यहाँ देखते हैं कि वर्तमान संदर्भ में परामर्श की प्रासंगिकता क्या है। तो इसके जो प्रकार बताए हैं वो 8 बताए हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं इसके वर्तमान संदर्भ में परामर्श की जो प्रासंगिकता है उसके विषय में ये 8 हमारे पॉइंट हैं। तो इसके विषय में एक एक करके हम आपको क्लियर करते चले जा रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक पहला आता है मनोवैज्ञानिक परामर्श, दूसरा आता है नैदानिक परामर्श, तीसरा आता है मनोचिकित्सक परामर्श, चौथा आता है वैवाहिक परामर्श, पांचवा आता है शैक्षिक परामर्श, छठा आता है व्यावसायिक परामर्श, सातवां आता है व्यक्तिगत परामर्श और आठवां आता है स्थानापन्न परामर्श। तो एक एक करके हम यहाँ पर आपको क्लियर करते चलते हैं। जैसे पहला आता है मनोवैज्ञानिक परामर्श। तो इसके अंतर्गत आता है कि आमने सामने बैठकर सामान्य तरीके से प्रश्न पूछकर समस्या समाधान करना। अब तक हमने आपको निर्देशन और परामर्श के विषय में अवगत कराया था और एक एक करके उसकी सारी विधियां करा दी, उसके हमने सिद्धांत करा दिए, विशेषताएं करा दी। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें एक एक करके चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज वर्तमान संदर्भ में जो परामर्श की प्रासंगिकता पूछी गई है उसके विषय से अवगत करा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इसके अंदर मनोवैज्ञानिक परामर्श। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आमने सामने बैठकर सामान्य तरीके से प्रश्न पूछकर समस्या का समाधान करना। जब तक एक जो कि व्यक्ति है जो किसी समस्या से ग्रस्त है उसकी क्या समस्या है, तो एक परामर्शदाता जो होता है वो समस्या को जाने बिना किसी को परामर्श नहीं दे सकता। हम सब जानते हैं, जैसे आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि परामर्श क्या है। परामर्श है निर्देशन के अंदर की एक प्रक्रिया होती है, यानी निर्देशन का एक होता है मार्गदर्शन करना, तो परामर्श उसके अंदर आती है। लेकिन मार्गदर्शन जब किया जाता है जब समस्या से हम अवगत हो जाते हैं, या परामर्शदाता जो होता है जो कि एक समस्या का समाधान करता है वो किसी समस्या से जब ज्ञात कर लेता है कि कौन सी ऐसी समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है, तो वो जब उससे अवगत कर लेता है, अवगत हो जाता है, तब जाकर के उसका समाधान आराम से कर सकता है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को समस्या है उसके सामने बैठ करके यानी फेस टू फेस किसी समस्या को समझना, बोलना, प्रश्नों के माध्यम से पूछना, जिज्ञासा एक ऐसी उसके अंदर होती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, तो उस समस्या को जानने की जो कोशिश की जाती है उसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक परामर्श। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक जो शब्द हमारा आ रहा है मनो यानी मन के माध्यम से एक नई तकनीकी को जानकर के पहचानने के बाद हम किसी समस्या को आराम से समझा सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक मनोचिकित्सक होते हैं या मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो समस्या को जब तक भली भांति आमने सामने बैठ करके समझ नहीं लेते हैं, सुन नहीं लेते हैं, तब जा करके जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आमने सामने बैठना बहुत आवश्यकता होता है उस व्यक्ति से जो कि समस्या से ग्रस्त है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर नैदानिक परामर्श। नैदानिक परामर्श के अंतर्गत आता है कुसमायोजन का उपचार। अब ये कुसमायोजन का उपचार विद्यालय से भी हो सकता है, घर में भी, समाज में, आदमी समाज आदि। तो यहाँ पर कुसमायोजन यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी समस्या से ग्रस्त है और वो अपने आप को समायोजन नहीं कर पा रहा है विभिन्न परिस्थितियों में। अब वो हमारा घर भी हो सकता है, हमारा विद्यालय भी हो सकता है, हमारा समाज भी हो सकता है, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, वो कोई भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें समायोजन स्थापित नहीं हो पा रहा है। जब समायोजन स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आपने देखा भी होगा विद्यालय के भी अंतर्गत होता है, समाज के अंतर्गत भी होता है, घर परिवार के अंतर्गत भी होता है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में पता नहीं क्या होता है कि वो संघर्ष का मतलब ये जैसे कि लड़ाई झगड़े हर समय और किसी गहन चिंतन में डूबे रहना और कोई जरा सी बात कहे तो उससे आक्रामक होना, तो इस तरह की जो उसकी बातें होती है, उसका जो व्यवहार होता है वहां पर वो समायोजन नहीं कर पाता है। अब वहां समायोजन नहीं कर पाता है तो वो ऐसा कौन सा रीजन है, उस रीजन को समझना। तो यहाँ पर वो चीज है कि नैदानिक परामर्श, यहाँ पर जब परामर्शदाता है वो इस तरीके से उनकी समस्याओं का निदान करता है कि वहां पर पहले वो देखता है कि समाज में अगर समायोजन नहीं है तो क्या कारण है, व्यक्ति से व्यक्ति का समायोजन नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है, मित्र से समायोजन नहीं हो पा रहा है तो क्या कारण है, विद्यालय में ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि व्यक्ति अलग अलग रह रहा है और वो वहां पर समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो वहां पर जब नैदानिक परामर्श तभी दिया जा सकता है जब इस तरह से कुछ समायोजन का एक कारण क्या है उसको समझ लेगा, तब उसके आधार पर उसका उपचार दिया जाता है। तीसरा आता है यहाँ पर मनोचिकित्सक परामर्श। ये थोड़ी सी गंभीर समस्या होने पर यहाँ पर परामर्श दिया जाता है, जैसे कि गंभीर मानसिक परेशानियां जिन्हें हृदय से समझते हुए उपचार करना।
अगर कोई व्यक्ति ऐसा बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से ग्रस्त है ऐसी परिस्थितियों से, तो उसको वहां पर एक जो मनोचिकित्सक होते हैं वो किस प्रकार से अपने व्यवहार के माध्यम से उसकी हर एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो वहां ऐसे व्यक्ति को जो कि समस्या से ग्रस्त है, वहां पर उसको हृदय से समझना होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही उसकी भावना जो है इतनी कोमल होती है कि वहां पर अगर हल्का सा भी कुठाराघात होता है तो वहां पर वो विचलित हो जाता है और एक आक्रामक रूप ले लेता है। तो वहां पर उसी चीज को मनोचिकित्सक समझता है और जब उन सब परेशानियों को समझ लेता है तब उसको हृदय से ही एक इस तरह से बहुत ही कोमल रूप से उसका व्यवहार उसके प्रति रखना पड़ता है, इतनी संवेदना व्यक्त करनी पड़ती है, तब जाकर के वो उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है और समझने के बाद फिर जाकर के उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। तो यहाँ पर ये आ गया, ये गंभीर मानसिक जो परेशानियां होती है उसके अंतर्गत होता है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम वैवाहिक परामर्श। अब यहाँ वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत आता है कि जीवन साथी के चयन हेतु या वैवाहिक समस्याओं हेतु। ये भी हमारे कई प्रकार से होती है। जब हमारे यहाँ पर देख रहे हैं कि वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत बहुत सारी जीवन के अंदर इतनी सारी परेशानियां आती हैं, कुछ व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनकी समस्याओं का निदान क्या हो सकता है? वो बहुत ज्यादा एक तो संघर्षशील हो सकते हैं, या फिर उनका व्यवहार ऐसा होता है, वो कुछ भी कारण हो सकता है उस व्यवहार के पीछे। उनका वैवाहिक जीवन यहाँ पर अगर सुरक्षित नहीं है या उसमें हर समय कोई ना कोई ऐसी हलचल बनी रहती है, तो क्यों बनी रहती है, क्या कारण है, इसकी समस्या क्या है, ऐसी समस्या का निदान क्या हो सकता है। या फिर एक वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले भी बहुत से लोग इस चीज से परामर्श लेते हैं कि ताकि उनका पूरा जीवन जो है एक सुखमय बना रहे। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां होती है, उन परेशानियों को समझने हेतु जो एक परामर्श लिया जाता है तो उसको कहा जाता है यहाँ पर वैवाहिक परामर्श। फिर आता है शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श के अंतर्गत यहाँ जानते हैं शिक्षा से संबंधित सारी परेशानियां होती है। तो जैसे शिक्षा में अरुचि, क्षमता की कमी, परिवार वालों का अशिक्षित होना या धन का अभाव होना। अब यहाँ पर कई सारे कारण हमारे हो सकते हैं। जैसे शिक्षा में अरुचि, बालक का शिक्षा के अंदर अरुचि होना, क्यों है उसकी अरुचि शिक्षा के अंदर, वो क्यों पढ़ना नहीं चाहता, वो पढ़ने से क्यों भागता है। एक तो ये हो सकता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बालक के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाल दिया जाता है कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं मालूम है कि किस तरीके से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। उस पर किताबें रख दी जाती है कि तुम पढ़ो, लेकिन उसके अंदर रुचि उत्पन्न करना, सबसे अहम बात आती है रुचि उत्पन्न करना। वो रुचि हमें जब तक उत्पन्न नहीं कर देंगे एक बालक के अंदर, तब तक वो उसके अंदर अध्ययन क्या है वो समझ नहीं पाएगा। और जिस दिन समझ जाएगा, उसकी रुचि जो उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, वो अध्ययन पढ़ना शुरू कर देगा, अपने विषय को पढ़ना शुरू कर देगा, अपने विद्यालय में जाना शुरू कर देगा, उसका हर किसी से तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला तो आता है यहाँ पर शिक्षा में अरुचि। दूसरा आता है क्षमता की कमी, उसके अंदर क्षमता की कमी आती है। क्यों आती है? ये अन्य विद्यार्थियों को देखते हुए भी हो सकता है कि जैसे वो इस तरह के क्लास के अंदर जैसे बैठा है और उसके साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही अच्छे शार्प माइंड भी होते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उद्दंडी होते हैं, लेकिन उनका दिमाग हमेशा बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब क्षमता की कमी उनके अंदर होती है। क्योंकि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ना ही जानते हैं, जो रटना ही जानते हैं, तो वहां उनका तालमेल नहीं बैठ पाता। जब तालमेल नहीं बैठ पाता है तो वो अपनी, जो बच्चे उद्दंड होते हैं वो फिर समझते हैं कि मैं इसकी क्षमता के अनुसार नहीं हूं, मैं इस तरीके से नहीं कर सकता जैसे, तो वहां तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो वहां पर जब क्षमता को अपने आप से आंकना शुरू कर देता है बालक, तो वहां पिछड़ना शुरू कर देता है, तो वहां पर अरुचि उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है यहाँ पर परिवार वालों का अशिक्षित होना। एक कारण ये भी होता है कि अगर हम किसी बच्चे को ऐसा देखते हैं, बहुत से परिवार देखते हैं आजकल, जो हम एक नई रीति भी समाज में प्रचलित हुई है विद्यालयों के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत, कि जहां पर हम कॉन्वेंट स्कूल अगर देखते हैं, वहां पर ऐसे बालकों का एडमिशन लिया जाता है जहां पर बच्चे के माता पिता जो है पूर्ण रूप से शिक्षित होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने बालक को पढ़ा लिखा सके। इसके लिए बहुत सारी, एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है। यहाँ पर क्या है कि उन बच्चों को पढ़ने से मौका दिया जाता है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता जो है वो अशिक्षित हैं, तो वहां उनको अगर हटा दिया जाता है तो बच्चों के अंदर हीन भावना आती है। अब क्यों? क्योंकि माता पिता नहीं है पढ़े लिखे उनके, तो यहाँ पर बालक पिछड़ना शुरू कर देता है। तो ये उसका एक गलत तरीका है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखा जाए कि तो इसमें माता पिता अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो अपनी पढ़ाई को किसी प्रौढ़ अवस्था के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती है, वो कभी भी जब चाहे मन करे तब पढ़ना आरंभ कर सकता है।
अब यहाँ पर एक रूप ये भी देखा जाता है कि बालक के माता पिता शिक्षित हैं तो वहां पर उनको इंटरेस्ट आया तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ में जब समाज में इस तरह की दोनों तरह के पहलू होते हैं तो उन दोनों को देखना एक समस्या होती है कि किस तरीके से तालमेल बैठाया जाए। तो यहाँ पर बालक का एक हीन भावना कि अगर उसके भी माता पिता पढ़े होते तो आज मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता, ये बात जब हीन भावना आ जाती है बालक के अंदर तो वो पिछड़ना शुरू कर देता है। अब एक और समस्या आती है साथ में धन का अभाव। तो वहां अगर किसी परिवार में धन का अभाव है और वो अपने ख्वाब देखता है कि मैं भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं भी आगे जाकर के बहुत कुछ बन सकता हूं, वहां पर अगर उसकी इस इच्छा का दमन कर दिया जाता है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाता है। तो वहां पर दमन करने की बजाय उसको एक उचित परामर्श की आवश्यकता होती है, वो किस प्रकार से जाकर के अपना एक विकास कर सकता है। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं को समझना एक परामर्शदाता का कर्तव्य होता है और उन समस्याओं को समझने के बाद उसका समाधान या उपचार किया जाता है तो वो एक परामर्शदाता का एक उचित कदम होता है। तो ये हो गया यहाँ पर शैक्षिक परामर्श। अब आता है यहाँ पर व्यावसायिक परामर्श। जब हम सभी जानते हैं कि जीवन हमारा संघर्षों से घिरा हुआ है और बिना व्यवसाय के हमारा जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि चल ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो व्यवसाय के आधार पर ही टिकी हुई होती हैं और उसी के आधार पर पूरी की जाती हैं। अब यहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, नजरिया होता है, उसका अपना एक रोजगार होता है, उसका अपना एक व्यवसाय होता है। अब उसके चयन हेतु उसकी क्षमता क्या है उसको देखने के बाद यहाँ पर जैसे बताया कि उपयुक्त व्यवसाय चयन हेतु और व्यवसाय में गति हेतु, यानी एक बालक की कैपेसिटी कितनी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको देख करके अगर सही रूप से उसको मार्गदर्शन किया जाए तो वो एक उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर सकता है, अपने लिए एक जीविका का चयन कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पर कि उसमें गति हेतु, अगर किसी का व्यवसाय नियुक्त है अब वहां पर उसको गति और ज्यादा किस तरीके से दी जाए, तो यहाँ पर भी उसको परामर्श दिया जाता है कि अगर इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर आपका विकास होता चला जाएगा, आपका व्यवसाय जो है वो गतिशील होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा एक व्यावसायिक परामर्श। अब देखते हैं यहाँ पर व्यक्तिगत परामर्श। व्यक्तिगत परामर्श के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर अकेलापन, हीन भावना, मित्रों का अभाव, दूसरों से जलन, अन्य के हस्तक्षेप से घुटन आदि। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें, व्यक्तिगत परामर्श, व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है, उन समस्याओं का निदान करना अत्यंत आवश्यक है। आज की भीड़ भाड़ भरे हम जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है सुबह से लेकर रात तक। इनफैक्ट यहाँ पर रात को भी जब वो सोता है तब भी उसको चिंता से घिरा हुआ देखा जाता है। तो ये आज वर्तमान समय की एक ऐसी मांग है कि यहाँ पर मांग तो एक विकासशील के रूप में है लेकिन व्यक्ति उसमें कुछ ज्यादा ही घुस जाता है, तो वहां पर वो संघर्षों को बना लेता है और जूझता चला जाता है। अब इतनी सारे संघर्ष होंगे, इतनी सारी समस्याएं होंगी तो इनका समाधान कैसे होगा, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब व्यक्ति अकेले रूप में अपने व्यक्तिगत निजी हित के लिए परामर्श अगर लेता है तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं कि जैसे अकेलापन उसको महसूस होता है कि घर परिवार होने के बावजूद भी व्यक्ति कभी कभी अपने आप को इतना अकेला महसूस करता है कि कहीं दूर चला जाए, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज मैं अपने लिए अकेला हूँ, मैंने सबके लिए किया, अपने परिवार वालों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं समझा, ये फीलिंग उसके अंदर होती है। तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो इसमें उसको परामर्श की आवश्यकता होती है। हीन भावना, हीन भावना, बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं मिला, मेरे से जो कुछ नहीं जानते थे, कम एजुकेशन लिए रखे हुए थे, या जो भी उनके अंदर अपनी क्वालिटी को किसी और की दूसरी की क्वालिटी से मैच करना, तो वहां पर उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं इतना कुछ होने के बाद कुछ नहीं कर पाया, जो कुछ नहीं थे वो बहुत कुछ कर गए। तो इस तरह से एक हीन भावना से ग्रस्त है आज के समय में। फिर देखते हैं यहाँ पे मित्रों का अभाव। जब धीरे धीरे व्यक्ति जो है सिर्फ अपने लिए सोचता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वहां पर मित्रों का अभाव हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक हमारा व्यक्तित्व जो है किस तरीके से हो जाता है कि हमने सबके लिए किया और किसी ने हमारे लिए जरा सा भी नहीं सोचा, या फिर एक कहते हैं कि समाज में हम समायोजन नहीं कर पाए, या सामाजिकता का जो अभाव होता है उसके कारण जब मित्रों का अभाव होता है। और मित्र एक ऐसी चीज होती है कि हमारी हर गतिविधि को समझता है, हमारे हर एक इमोशन से उसका लगाव होता है, तो वहां पर वो सारी फीलिंग्स उसके अंदर होती हैं जो हमारे अंदर है, वो चीज अगर नहीं है एक मित्र ही समझ सकता है। अगर मित्र का अभाव होगा तो व्यक्ति जो है वो अपने अंदर नकारात्मकता लेता चला जाता है। तो यहाँ पर उसको एक आवश्यकता होती है व्यक्तिगत परामर्श की। फिर देखते हैं यहाँ पर अन्य के हस्तक्षेप से घुटन आदि। एक चीज और है, अन्य के हस्तक्षेप से घुटन। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं
या तो विभिन्न क्षेत्रों के आधार से हो सकती है। अगर परिवार में बालक की अवस्था के आधार से देखते हैं कि अगर पहले बड़ा बालक है और बड़ा बालक अगर होने पर अगर बाद में फैमिली में 2-3 साल बाद छोटा बच्चा अगर घर में आता है तो बड़े बालक को ये थोड़ी सी एक घुटन सी महसूस होती है कि अब तक मैं था, मेरा सारा प्यार जो है मेरे छोटे भाई या बहन उसके ऊपर चला जाएगा, तो मैं अब कुछ भी नहीं रहा। तो ये उसको एक अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है। ये तो एक परिवार के रूप में हो गया, एक बच्चे के मानसिकता के आधार पर। परंतु अगर इसको हम अन्य क्षेत्रों में देखते हैं तो कई सारे ऐसे जैसे कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं, ऐसे बहुत सारे विभाग है, ऐसे विद्यालय है ऐसे कि जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पहले से कार्य कर रहा है और वहां पर अगर कोई और अन्य व्यक्ति आ गया जो आवश्यकता अनुसार आया है, तो अननेसेसरी नहीं कह सकते, आवश्यकता अनुसार आया है और वहां पर उसके आने से उसको लगता है कि अब मेरे किसी भी कार्य में अगर व्यवधान पड़ेगा तो इसकी वजह से पड़ेगा, तो वो अननेसेसरी किसी न किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करता ही चला जाता है उस दूसरे बंदे के लिए, ताकि कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी हो। तो यहाँ पर परेशानी से वो भी जूझता है और परेशानी से जो दूसरा व्यक्ति आया है उसको भी, दोनों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो ये गलत है। यहाँ पर दोनों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। पहले व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अगर कोई यहाँ पर आया है तो कुछ ना कुछ आवश्यकता रही होगी जिसकी वजह से इसको यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ पर दोनों अगर मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा ही होगा, विकसित होगा। परंतु उसकी गंदी मानसिकता के आधार पर वो नहीं सोच पाता है और एक अननेसेसरी अनैतिक रूप से अपने कार्यों को करता चला जाता है। तो वो उसके हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी नकारात्मक बात रही होगी या कोई भी उसका गलत कार्य रहा होगा, जो भी है उसका, तो वहां पर उसको एक महसूस होती है, घुटन सी महसूस होती है कि किसी भी तरीके से इसको यहाँ रास्ते से हटाया जाए। तो इस तरह की बातें तक इंसान सोच बैठता है। तो जो व्यक्तिगत रूप से अगर इस तरह से परामर्श दिया जाता है उसको, उसकी समस्या को समझते हुए तब जाकर के उसका निदान किया जा सकता है। परंतु अगर निदान नहीं किया गया तो समस्या उत्पन्न होती रहेंगी। और यहाँ पर अंत में देखते हैं स्थानांतरण परामर्श। इसके माध्यम से जैसे क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों के अनुसार व्यवसाय अथवा किसी भी क्षेत्र में जगह बनाने हेतु यहाँ पर स्थानापन्न के आधार से हम एक स्थान के आधार से अलग अलग स्थान के आधार से हम देखते हैं कि व्यक्ति की क्षमताएं क्या हो सकती हैं, योग्यताएं क्या हो सकती हैं, रुचियों के अनुसार व्यवसाय अथवा किसी भी क्षेत्र में जगह बनाने के लिए हम अपना एक ऐसा स्थान निर्धारित करते हैं कि वहां पर व्यक्ति अपना समायोजन किस प्रकार से कर सकता है। बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं व्यक्ति जानबूझ के उसमें कार्य करने की कोशिश नहीं करता है। बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति अपनी ईमानदारी का ही परिचय रखता है। तो यहाँ पर जब इस तरह की जब बातें आती है तो संघर्ष होता है। और संघर्ष होता है स्थान स्थान पर, यानी कि अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहां पर व्यक्ति अपने जो है उसके आधार से करता है। तो जब ये सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं तो यहाँ पर स्थानांतरण परामर्श जो होता है, यानी कि एक परामर्शदाता को ये करना पड़ता है एक स्थान के आधार से क्या उसकी समस्या है और क्या उसका निदान हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर 8 समस्याओं को देखा जो कि वर्तमान संदर्भ में परामर्श की प्रासंगिकता के आधार पर है। अब हम इसमें देखते हैं यहाँ पर निर्देशन व परामर्श सेवाओं का एक संगठन। वो संगठन क्या हो सकता है, किस तरीके से एक ऐसा संगठन निर्धारित किया जाता है या उसका निर्माण किया जाता है जहाँ पर कि ये परामर्श दिया जा सकता है। जैसे विभिन्न विधियों का प्रयोग, जब जिस किसी को कोई भी समस्या से परिचित होने के बाद अगर एक परामर्शदाता विभिन्न प्रकार की जब विधियों को समझ जाता है तो उसके लिए यानी किसी भी व्यक्ति के लिए कौन सी एक ऐसी विधि उपयुक्त रहेगी जिससे कि उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो यहाँ पर विभिन्न विधियों का प्रयोग कर एक परामर्श जो है परामर्शदाता जो है वो लेता है। फिर देखते हैं दूसरा, निर्देशन व परामर्श हेतु व्यय विद्यालय द्वारा ही होना चाहिए। अब ये विद्यालय में ये यहाँ सारी चीजें विद्यालय से संबंधित बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर एक विद्यालय के अंतर्गत अगर कोई बालक ऐसा समस्या से ग्रस्त है जहाँ पर उस समस्या को समझने के बाद परामर्शदाता यहाँ पर एक शिक्षक ही होता है। तो एक योग्य शिक्षक जो होता है वो उस समस्या को समझने के बाद उसकी समस्या को निदान करेगा। तो यहाँ पर जो व्यय होगा वो विद्यालय के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि वो विद्यालय से संबंधित एक समस्या है और एक विद्यार्थी की समस्या है। तो वहाँ पर जो व्यय किया जाता है वो एक विद्यालय के द्वारा ही किया जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर तीसरा देखा जाता है यहाँ पर विद्यालय की समय तालिका में ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये देखा जाता है
कि बहुत से अरे हम इतना टाइम टेबल जो अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, अगर कोई बालक ऐसी समस्या से ग्रस्त है तो जो विद्यालय का जो टाइम टेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी टाइम टेबल के अंदर जो है उस बालक की समस्या का निदान करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये नहीं है कि सब बालक घर चले गए यानी 2 बजे 3 बजे जो भी टाइम है उसके बाद घर चले गए, लेकिन जो समस्या से ग्रस्त है उसको रोक लिया कि अब तुम बाद में आना, ऐसा नहीं, उसी टाइम पीरियड में उसकी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। फिर देखा है यहाँ पर कि यह संगठन सभी प्रकार के बालकों हेतु होनी चाहिए। अब यहाँ पर यह संगठन जो है इस प्रकार की जो सेवा संगठित की जाती है इस दल के माध्यम से, तो यहाँ पर सभी प्रकार के बालक इसके अंदर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस बालक से केवल वही बालक जो इससे ग्रस्त है वही, या एक सामान्य बालक, या एक मेधावी बालक, या फिर यहाँ पर एक विशिष्ट बालक, इस तरह के बालकों के लिए अलग अलग रखा जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी बालकों को एक जैसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि कोई भी अपने आप को अपने अंदर ये न समझे, हीन भावना से ग्रस्त ना समझ पाए। फिर देखते हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी संस्थाएं साथ होनी चाहिए, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, चिकित्सालय, रोजगारी इत्यादि। यानी इसका दायित्व अगर हम कहें कि विद्यालय का ही है केवल और किसी का नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर अगर विद्यालय को आवश्यकता पड़ती है जिस समस्या के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हर संस्था को जो इस तरह से जो समाज सेवा भी हो सकती है या परामर्शदाता कोई भी इस तरह से हो सकता है जो कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो जो है यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकती है, तो उनको भी यहाँ पर आगे आना चाहिए कि इस बालक की समस्या का किस तरीके से निदान किया जा सकता है। वो उसमें सामाजिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, चिकित्सालय से संबंधित भी हो सकती है, या जो भी हो सकती है। तो यहाँ पर उस समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को भी आगे आना होता है। फिर देखते हैं अंत में इसमें कि इसमें मूल्यांकन का महत्व है जिससे सफलता का पता लगाया जा सके। और अंत में हम ये देखते हैं कि जब तक मूल्यांकन किसी भी समस्या का नहीं किया जा सकता जाएगा तब तक जो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हम सफल कहाँ तक हुए। यानी कि एक परामर्शदाता अपनी सारी क्रियाओं को कर लेता है, अपनी सारे उपायों को एक परामर्श दे देता है जिससे कि सारी समस्याओं का समाधान उचित रूप से मिल सके उन विधियों के माध्यम से। तो वहां पर अगर उसके बाद अंत में ये जब बालक सही हो जाता है या वो व्यक्ति सही हो जाता है परामर्श के बाद जिसको इसकी आवश्यकता थी, तो उसका मूल्यांकन भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं किया जाता तब तक उसकी समझ में ये आ ही नहीं सकता है कि वो कहाँ तक सफल रहा। यानी कि उसको अभी और आवश्यकता है किसी भी उपचार को करने के लिए, या वो बिल्कुल उपयुक्त रूप से सही कर चुका है, उसकी समस्या का समाधान निकाल चुका है, तो ये मूल्यांकन के माध्यम से ही होगा। तो मूल्यांकन के अंदर हमेशा से वही प्रश्न और उत्तर होते हैं, उसके समझने में, उसका तरीका देखने में, उसकी रुचि को देखने में। तो वहां पर उन सारी एक्टिविटीज जो कि समस्या थी उस समस्या को देखने के बाद जब तक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक समझ नहीं आ सकता कि हमने सही उपचार दिया है अथवा नहीं दिया है। तो यहाँ पर विद्यालय के आधार से हमने आज ये देखा कि वर्तमान संदर्भ में परामर्श की प्रासंगिकता क्या थी, जो कि इसके 8 पॉइंट थे, और उसके बाद निर्देशन व परामर्श सेवाओं का संगठन था जिसके अंदर हमारे 6 बिंदु बताए गए हैं, और यहाँ पर हमने इस चीज को समझाने की कोशिश की है। अब इसका एक ही पॉइंट हो गया, अभी इसका एक पॉइंट और रह गया जो कि अगली वीडियो में आपको इससे अवगत कराऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की। अगर समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और मेरी किसी भी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो उनको समय से मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।